फ्रेंड्स, ये कहानी का अंतिम भाग है। अगर आपने इससे पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहां जाकर के सुन सकते हैं। हर रोज़ स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। कहानी में अब तक आपने सुना, विराट सभी को बताता है कि कैसे उसने नीरो से बदला लेने के लिए तैयारी की और कैसे अवनी उसकी जिंदगी में आई। निया को लगने लगा कि उन्होंने नीरो को सबक सिखा दिया है, पर विराज ने उसे बताया कि अभी सिर्फ उसे एक झटका दिया गया है। सारी बातें जानने के बाद सभी कुछ देर बातें करते हैं। इतने में अवनी के डैड उसे घर बुला लेते हैं। विराज अवनी को रुकने को कहता है, पर अवनी अगले दिन कॉलेज में मिलने को कहकर दानिश के साथ घर चली जाती है। विराज घर में आता है और ये देखकर हैरान रह जाता है कि वहाँ रॉकी और निया नहीं है। अब आगे विराज परेशान हो गया। उसने ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा घर छान लिया, पर निया और रॉकी का कोई पता नहीं चला। गुस्से में उसने अपना हाथ टेबल पर मार दिया। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखी चीज पर पड़ी। विराज टेबल पर रखी चीज को उठाते हुए, अब ये क्या बला है? विराज उसे उलट पुलट कर देखने लगा। तकरीबन 4-5 मिनट तक गौर से देखने के बाद उसे समझ आया कि ये फ्रेम के स्टाइल का बॉक्स है। विराज अनमना सा बॉक्स को देखता रहा, पर उसे फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी परेशानी बढ़ने लगी थी। उसने बॉक्स को टेबल पर रखा और पानी पीकर दोबारा निया और रॉकी को ढूंढने लगा। इतने में उसका फोन बजा। ओनी ने कॉल किया था। विराज, हाँ ओनी बोलो। ओनी, कुछ नहीं। विराज, आराम से घर पहुंच गई ना? ओनी, हाँ। विराज, और दानिश? ओनी, वो भी अपने घर चला गया। विराज, डैड ने कुछ कहा क्या? ओनी, नहीं। विराज, ठीक है, सो जाओ, कल मिलेंगे। ओनी, परेशान लग रहे हो? विराज, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओनी, क्या हुआ वीर? विराज, वो रॉकी और निया पता नहीं कहाँ चले गए। ओनी, वहीं होंगे शायद, कुछ वक्त साथ बिताना चाहते हो। परेशान मत हो, आराम कर लो। विराज, ओके बाय, गुड नाइट। ओनी, गुड नाइट। औरी ने एक बार फिर विराज के बारे में सोचा और सो गई। पर विराज अभी बहुत बेचैन था। उसे लगने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर रॉकी को निया के साथ वक्त बिताना होता तो वो उसे बताकर जाता। यही सब सोचते सोचते उसका ध्यान फिर से बॉक्स पर गया। उसने बॉक्स को उठा लिया। एक बार फिर विराज का फोन बजने लगा। विराज नंबर पर ध्यान दिए बिना, हाँ ओनी। नीरो, ओनी नहीं, मैं बोल रहा हूँ। विराज, नीरो? नीरो, करेक्ट। विराज, क्या है? नीरो रहस्यमयी हंसी हंसते हुए, किसी को ढूंढ रहा है क्या? विराज चौंक गया और कुछ बोल नहीं पाया। नीरो, बॉक्स देख ले, खास तेरे लिए ही है। नीरो ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। विराज ने फोन टेबल पर रखा और बॉक्स खोला। बॉक्स में विराज और रॉकी की कुछ तस्वीरें थी और साथ ही एक कागज का छोटा लिफाफा भी था। विराज एक एक करके सभी तस्वीरों को देखने लगा। सभी तस्वीरों में से रॉकी के चेहरे पर मार्कर से क्रॉस किया हुआ था। विराज ने लिफाफा देखा और उसे खोलते वक्त विराज को लगने लगा कि उसके हाथ कांप रहे हैं। विराज ने लिफाफा खोलकर देखा। उसमें एक सिल्वर ब्रेसलेट और गोल्डन वॉच था। विराज के कदम लड़खड़ा गए और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के आगे पुराने दिन आने लगे। सिल्वर ब्रेसलेट निया का था जो उसे रॉकी ने गिफ्ट किया था, और गोल्डन ब्रॉक रॉकी का था जिसे निया ने उसे गिफ्ट किया था। जब दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बात कह दी थी, सिर्फ विराज ही उस वक्त इनके इजहार का साक्षी था। विराज इतना सब सोच ही रहा था कि उसके दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। उसने खुद को संभाला और जाकर दरवाजा खोला। सामने कोई कोरियर वाला था। विराज सोचने लगा कि इस वक्त भला कौन सी कोरियर सर्विस चालू रहती है। लड़का, सर ज़्यादा सोचो मत, आपके लिए एक पार्सल है। आप तो बस ये देखो कि इनसे बचना कैसे है। लड़के ने पार्सल विराज के हाथ में थमाया और अजीब तरीके से हंसते हुए वहां से चला गया। विराज पार्सल थामे खड़ा रहा। इतने में उसके घर की डोरबेल बजी। विराज ने आसपास नजरें दौड़ाई, पर उसे कोई नजर नहीं आया क्योंकि वो अब तक बाहर ही था। आज पहली बार विराज की हालत खराब हो रही थी। वो घर के अंदर आया और पार्सल खोल कर देखा। ये दूसरा झटका था जो नीरो ने उसे दिया। डिब्बे में कुछ रंग बिरंगी एलईडी लाइट्स, 9-10 छोटी छोटी मोमबत्तियां और एक टॉर्च रखी थी। विराज एक एक चीज अपने हाथ में लेकर देख रहा था। ये रॉकी की थी।
विराज इन्हें हमेशा संभाल कर रखता था क्योंकि रॉकी को नाइट्रोफोबिया हो गया था, यानी कि अंधेरे का डर। विराज घबराहट में पसीने से तर हो गया था। वो इतना तो समझ ही गया था कि निया और रॉकी के गायब होने के पीछे नीरो ही है। ये नीरो की ही नई चाल थी, विराज को इतना कमजोर करने की जिससे कि वो पूरी तरह टूट जाए और अपने होश खो बैठे। पर विराज मजबूत बना रहा। उसने दानिश को कॉल लगाया क्योंकि नीरो को दानिश के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यहाँ तक कि नीरो भी नहीं जानता था कि दानिश अब तक विराज की मदद करता आया है। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और कॉल दानिश के बजाय औनी को लग गया। औनी ने फ़ोन पर विराज का नाम फ्लैश होते हुए देखा तो चौंक गई। औनी सोचते हुए, वीर का कॉल इस वक्त? विराज खुद से ही, डैनी पिकअप द कॉल फास्ट। औनी ने सोचते सोचते कॉल उठा लिया। इससे पहले कि वो कुछ कहती, विराज नॉन स्टॉप अपनी बात कहनी शुरू कर दी। विराज, डैनी जल्दी घर आ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। नीरो ने रॉकी और निया को किडनैप कर लिया है। मुझे पार्सल में रॉकी का सामान भेज रहा है। मुझे फिक्र हो रही है कहीं वो निया को चोट पहुंचाने की कोशिश ना करे। और रॉकी, कुछ रुक कर, तू बस जल्दी घर आ जा। फाइनली आज उसका किस्सा ही ख़त्म कर दूंगा मैं। वो जिंदा रहना डिजर्व नहीं करता है। उसे उसकी एक ही गलती का एहसास दिलाऊंगा। तू बस 10 मिनट में घर पहुंच, ठीक है? अपनी बात पूरी करके विराज ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और दानिश का इंतजार करने लगा। अवनी को बहुत टेंशन होने लगी कि विराज कहीं खुद को चोट ना पहुंचा दे। उसने अपने डैड से निया के घर जाने का बहाना बनाया और अपनी कार लेकर विराज के घर की तरफ निकल गई। कार ड्राइव करते करते ही उसने दानिश को कॉल लगाया। दानिश, हाँ अवनी बोलो, इस वक्त कॉल किया है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या? अवनी फुर्ती से, हाँ जल्दी से विराज के घर पहुंचो। दानिश, पर हुआ क्या है? अवनी ने दानिश को पूरी बात बताई। दानिश ने अवनी को खुद संभालने को कहा और वो भी विराज के घर की तरफ निकल पड़ा। विराज से अब और इंतजार नहीं हो रहा था। नीरो से बदला उसके सर पर सवार था और उसकी आंखें लाल होने लगी थी। कार की आवाज़ सुनकर विराज बाहर आया और अवनी को देखकर और परेशान हो गया। राज, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अवनी ने जब विराज को देखा तो शॉक्ड रह गई। बिखरे बाल, बेतरतीब से कपड़े, लाल आंखें और उससे भी बड़ी बात, हाथ पर चोट जिसमें से अब भी हल्का हल्का खून रिस रहा था। विराज की हालत देखकर अवनी डर सी गई, पर उसने खुद को संभाले रखा क्योंकि उसे विराज को भी संभालना था। अवनी विराज के हाथ की चोट को देखते हुए, ये चोट कहाँ से लगी? विराज, मुझे मुझे याद नहीं। दानिश कहाँ है? मैंने उसे बुलाया था, तुम क्यों आई हो? अवनी विराज का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए, वीर शांत हो जाओ, दानिश भी बस आता ही होगा, अंदर चलो, मैं तुम्हारे हाथ पर मरहम लगाकर पट्टी बांध देती हूँ। विराज, नहीं कुछ नहीं करना, तुम घर जाओ। पलटते हुए, दानिश ने इसे क्यों बुलाया? अवनी थोड़ी तेज आवाज में, दानिश ने नहीं बुलाया मुझे, बल्कि उसे मैंने कॉल करके सब बताया है वीर, क्योंकि तुमने मुझे कॉल किया था, दानिश को नहीं। विराज को समझाने और संभालने की अवनी की जद्दोजहद चालू थी। इतने में दानिश भी पहुंच गया। विराज की हालत देखकर उसके भी होश उड़ गए। निया विराज के लिए एक दोस्त से ज़्यादा कुछ नहीं थी, और वो एक दोस्त भी नहीं होती अगर वो रॉकी से प्यार नहीं करती और रॉकी उस पर अपना दिल नहीं हारता। अगर सिर्फ निया गायब होती तो विराज बगैर किसी खास मुश्किल के उसे ढूंढने में जुट जाता। पर यहाँ सवाल विराज की जिंदगी का था, क्योंकि सिर्फ निया ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ रॉकी भी नीरो की कैद में था। रॉकी की वो सभी यादें जिन्हें विराज ने बंद कर रखा था, कॉलेज के पीछे वाले गार्डन में एक पेड़ पर बने छोटे से घर में, वो सभी अब नीरो विराज को डराने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। सिर्फ विराज, रॉकी और अवनी जानते थे इस बात को कि विराज ने रॉकी के सामान को जिस डिब्बे में बंद करके रखा था, उसकी चाबी उसी घर में लगी विराज और रॉकी की फोटो फ्रेम के पीछे छुपाई हुई थी। विराज अब भी अपने हाल से बेखबर रॉकी के बारे में सोच रहा था। दानिश ने उसे संभाला और अवनी की मदद से उसे घर में ले गया। अवनी ने साफ पानी और कॉटन की मदद से विराज के हाथ का घाव साफ किया और मरहम लगाकर पट्टी बांधी, पर विराज ने एक बार भी नजर उठाकर अवनी को नहीं देखा। अवनी की आंखों में विराज के लिए प्यार और फिक्र को दानिश साफ तौर से देख पा रहा था, पर फिलहाल वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन नीरो का एक और बड़ा झटका अब अवनी के लिए तैयार था, जिसके बारे में ना कभी अवनी सोच सकती थी और ना ही दानिश और विराज।
विराज अनजान था इस बात से कि नीरव लॉकेट की कुछ शक्तियों के बारे में जानता था और नीरव को लगता था कि वो इस बारे में पूरी तरह जान चुका है, इसलिए उसने लॉकेट की शक्तियों का तोड़ सीख लिया था जिसे वो अब विराज पर इस्तेमाल करने वाला था। आने वाली तूफान से अनजान अवनी अपने हाथों में विराज के हाथ थामे उसे शांत करने की कोशिश में जुटी थी और तभी नीरव के आखिरी दांव में विराज ने अवनी से ऐसा व्यवहार किया जिसके बारे में अवनी ने सपने में भी नहीं सोचा था और दानिश के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। विराज, अवनी और दानिश तीनों इस बात से अनजान थे कि नीरव उन पर नजर रख रहा था। उसने बातें तो नहीं सुनी थी पर वो समझ गया था कि निया को उससे अलग करने के पीछे सिर्फ विराज नहीं बल्कि खुद रॉकी भी था। नीरो के लिए ये गंवारा नहीं था कि रॉकी उसी के हाथों मरने के बाद भी उससे बदला ले, इसलिए जब विराज अवनी को गेट तक बाय कहने गया, नीरो निया को बेहोश करके और रॉकी को अपने जादू से एक बोतल में बंद करके अपने साथ ले गया। जाते जाते नीरो ने वो फ्रेम के स्टाइल का बॉक्स टेबल पर छोड़ दिया था और अपने एक आदमी को समझाकर विराज के लिए लाइटिंग वाला पार्सल उस तक पहुंचा दिया था। नीरो ने निया और रॉकी को रखने के लिए वही जगह चुनी जहां से सारा किस्सा शुरू हुआ था, कॉलेज की वो बंद पड़ी क्लास। रॉकी की रूह मंत्रों के प्रभाव से कैद थी और निया को नीरो ने बांधकर वहां बेहोशी रहने दिया और खुद वापस विराज के घर आकर उन पर नजर रखने लगा। नीरो बेचैन था अपने प्लान को सफल होते हुए देखने के लिए और विराज पर ऐसा वार जिससे कि वो खुद ओनी को खुद से दूर कर दे, उसका आखिरी प्लान था। नीरो ने एक बार फिर अपने जादू का इस्तेमाल किया। विराज के लॉकेट की आधी शक्तियां प्रभावहीन हो गई, उसके भाव अब बदलने लगे थे। इन सब से जितना ज्यादा आश्चर्य दानिश और अवनी को हो रहा था उतना ही ज्यादा खुशी नीरो को हो रही थी। उसके मुताबिक उसकी चाल कामयाब होने को थी पर ज्यादा देर तक के लिए नहीं। अचानक ही विराज ने अवनी के हाथों को अपने हाथों से झटक दिया। अवनी चौंक गई। विराज गुस्से में था। सच कहे तो विराज नीरो के बस में था। उसने अपनी उंगलियों से अवनी के गालों को दबा लिया। अवनी दर्द से तड़प गई। अवनी दर्द भरी आवाज से, वीर क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है वीर। विराज गुस्से से लगभग चीखते हुए, तूने बताया ना नीरो को राखी और मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में, तूने ही बताया ना उसे उस चाबी के बारे में, तू ही थी ना वो जिसने उसे ये सारा सामान दिया, बोल ऐसा क्यों किया तूने, जवाब दे। विराज की पकड़ अवनी के गालों पर कसती जा रही थी। अवनी के लिए दर्द भारी पड़ रहा था पर उससे भी ज्यादा उसे विराज के बर्ताव से तकलीफ हो रही थी और दानिश वो अवनी की मदद करने आगे तो बढ़ा था पर विराज ने उसे उंगली दिखाते हुए ये कहकर चुप करवा दिया कि ये उनका आपस का मामला है, उसे कोई हक नहीं है उनके बीच बोलने के। इसलिए बेचारा चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। अवनी विराज का हाथ कसकर पकड़कर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। इतने में विराज ने उसे धक्का दे दिया। अवनी गिर पड़ी और उसका सर सामने रखी टेबल से टकरा गया। दानिश ने जाकर अवनी को संभाला। उसके सर पर चोट लगने की वजह से खून निकलने लगा। दानिश चिल्लाते हुए, विराज तू पागल हो गया है क्या? अवनी अपना सर सहलाते हुए, दानिश प्लीज उसे कुछ मत कहो, वो अभी होश में नहीं है। विराज गुस्से से एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए, चली जाओ यहाँ से। अवनी सर झुकाकर, ओके वीर। दानिश ने अवनी को सहारा देकर खड़ा किया। वो गुस्से में विराज से बात करने के लिए आगे बढ़ा पर अवनी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। विराज पलट गया। अवनी से विराज का ये बर्ताव सहन नहीं हो रहा था। वो धीमे धीमे कदमों से विराज की तरफ बढ़ी और उसके कंधे पर हाथ रखा। अवनी बहुत नरम लहजे में, वीर। विराज उसका हाथ अपने कंधे से हटाते हुए, क्या है, कहा ना जाओ यहाँ से, समझ नहीं आ रहा है क्या तुझे? अवनी, हाँ समझ आ गया, जा रही हूँ, पर उससे पहले तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। विराज अब भी अवनी की तरफ पेट किए हुए, जो भी देना है, राइट साइड इशारा करते हुए उधर टेबल पर रख दे। अवनी, नहीं वीर, कहीं नहीं रखना है, तुम हाथ आगे करो। विराज गुस्से से अवनी की तरफ पलटकर उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए, तुझे कोई बात एक बार में समझ में क्यों नहीं आती, बोला ना दफा हो जाओ यहाँ से। अवनी ने इस बार विराज की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाने की कोई कोशिश नहीं की। उसने विराज के हाथों की कैद में रहते रहते ही उस पवित्र धागे को अपने हाथों में से खोलकर जैसे तैसे विराज के हाथ में बांध दिया। क्योंकि जब विराज अवनी को गेट तक बाय कहने आया था और दानिश कार लेने गया था तब विराज ने अवनी को ये बात बता दी थी कि यदि किसी भी हाल में नीरव लॉकेट की आधी शक्तियां भी काबू कर ले तो पवित्र धागे से उन्हें दोगुना किया जा सकता है
अवनी उसी वक्त विराज को धागा पहना देना चाहती थी, पर विराज ने सोचा कि नीरव अवनी के पीछे जाएगा, इसलिए उसने मना कर दिया था। नीरव इन बातों को नहीं जान सका था क्योंकि वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करने में बिजी था। विराज के हाथ में पवित्र धागा बंधते ही उसके लॉकेट की प्रभावहीन शक्तियां तो सक्रिय हो ही गई, पर साथ ही विराज की पावर बढ़ गई। और सबसे बड़ी शक्ति उसे ये मिली कि वो अपने साथ वाले लोगों के अलावा अपने आसपास मौजूद हर इंसान के मन की बातें आसानी से और साफ तौर पर सुन सकता था। धागे और लॉकेट की शक्तियों ने विराज पर किए गए नीरो के जादू को पूरी तरह बेअसर कर दिया। होश में आते ही विराज का ध्यान सबसे पहले अवनी पर गया, क्योंकि उसने अवनी का हाथ कसकर पकड़ रखा था। विराज जैसे ही उसका हाथ छोड़कर उसे गले लगाने को हुआ, इतने में नीरो की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। नीरो, मन ही मन, बस अब ये विराज अवनी को खुद से जुदा करेगा। अवनी इससे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, और वहाँ वो मरा हुआ रॉकी तो पहले से ही मेरी कैद में है। बची निया, उसे अपने बस में करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। हंसते हुए, क्या सोचा था तुमने विराज? निया को सच बताकर तू मुझे हरा देगा? बेटा, जब तू होश में आएगा ना, तब तुझे एहसास होगा कि तूने क्या खोया है। मुझसे मेरा प्यार छीनने चले थे तुम दोनों भाई, मैं तुम दोनों से तुम्हारी जिंदगियां छीन लूंगा। एक का काम तो तमाम कर ही चुका हूँ, आज तेरा भी पत्ता साफ कर दूंगा। तू बस देखता जा कैसे मैं तेरी बर्बादी तेरे ही हाथों करवाता हूँ। नीरो से बदला लेने बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। विराज को जब नीरो की ये काली सच्चाई का पता चला, वो ठग सा खड़ा रह गया, पर वो नीरो को किसी भी हाल में जीतने नहीं दे सकता था। उसने जैसे तैसे अपना दिल मजबूत करके अवनी को फिर से धक्का दे दिया। विराज नकली गुस्से में, हो गया तेरा, चल अब निकल यहाँ से, और दोबारा अपनी शकल मत दिखाना, समझी? विराज के लफ्ज विराज को खुद को ही तीर की तरह चुभ रहे थे। अपने आखिरी लफ्ज जो उसने नीरो की वजह से नकली गुस्से में अवनी से कहे, कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बह निकले। दानिश ना समझी से कभी विराज को देख रहा था तो कभी अवनी को, पर मदद वो दोनों की ही नहीं कर पा रहा था। दानिश विराज से ज्यादा खुद को असहाय महसूस कर रहा था, पर उसके पास और कोई चारा नहीं था। विराज के आखिरी लफ्जों में छुपे दर्द को अवनी ने भांप लिया, और विराज के गालों पर लुढ़क आए आंसुओं को भी वो देख पा रही थी। शायद इसे ही सच्चा प्यार कहते हैं कि प्रेमी के बिना कुछ कहे ही उसके दर्द तकलीफों को समझ लेना, और बिना जताए उसका साथ देना और उसके दर्द को दूर करना। विराज की आंखों में देखकर ही अवनी समझ गई थी कि विराज अब ठीक है, और वो अवनी को गले लगाकर उससे अपने किए की माफी मांगना चाहता है। वो चाहता है कि अवनी उसके पास ही रुक जाए। उसे अवनी की जरूरत है, पर कुछ तो है जो उसे अपने एहसास बयां करने से रोक रहा है। विराज ने अपनी आंखों से ही अवनी को इशारा करके नीरो की मौजूदगी का राज बताया। अवनी ने भी कार का गेट खोलते हुए हाथ के इशारे से विराज को बता दिया कि वो ज़्यादा दूर नहीं जाएगी, और नीरो के वहां से जाते ही बुलाने पर वापस आ जाएगी। अवनी, कार में बैठते हुए, वीर का ख्याल रखना डैनी। दानिश, विराज का तो पता नहीं, पर तुम सच में पागल हो गई हो अवनी, अब भी तुम्हें विराज की पड़ी है। अवनी, हर बार आंखों देखा सच नहीं होता है दानिश, थोड़ा इंतजार करो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, चलती हूँ। अवनी ने दानिश को भरोसा दिलाया और वहां से चली गई। कुछ दूर जाने के बाद कतारों में बने मकानों में से एक के आगे उसने अपनी कार रोक दी और लाइट्स ऑफ करके विराज की कॉल का वेट करने लगी। उसने अपना सर कार के स्टीयरिंग पर रख दिया और उसे हल्का सा दर्द महसूस हुआ। उसने फर्स्ट एड बॉक्स में से दवाई की ट्यूब निकाली और अपने सर पर लगा दी। नीरो ने जब सारा माहौल अपने प्लान के मुताबिक बना हुआ देखा तो वहां से कॉलेज चला गया। विराज को जब पूरी तरह तसल्ली हो गई कि नीरो जा चुका है, तो उसने अवनी को कॉल करके वापस बुला लिया और दानिश को विस्तार से पूरी बात बताई। उधर जब नीरो कॉलेज पहुंचा, तब क्लास का दरवाजा खोलते ही सबसे पहले उसका सामना जिस इंसान से हुआ, उसे देखकर नीरो के होश उड़ गए। नीरो के मुंह पर तो जैसे ताला लग गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था अपनी आंखों पर। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। नीरो हिम्मत जुटाते हुए, आप यहाँ कब, कैसे? अंधेरे से उभरती एक आवाज, मैंने बुलाया है। नीरो, कौन हो तुम? एक एक करके 4 लोग नीरो के सामने आ गए। ये उसके लिए दूसरा झटका था। नीरो, तुम सब यहाँ? नहीं, ये नामुमकिन है। विराज हंसते हुए, सब मुमकिन है। क्या लगा था तुम्हें कि हम हार गए? आप सभी समझ ही गए होंगे ना,
बाकी 3 लोग अवनी, दानिश और निया हैं। नीरव पहले व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, तेरी हिम्मत कैसी हुई इन्हें यहाँ बुलाने की? विराज, मेरी हिम्मत से अभी तुम वाकिफ ही कहाँ हो नीरव? नीरो ने विराज को मारने के लिए अपना हाथ उठा लिया, पर उस व्यक्ति ने नीरो का हाथ पकड़ लिया। नीरो अपना हाथ छुड़ाकर 2 कदम पीछे हट गया। व्यक्ति, क्या है ये? यहाँ तुझे ये सब करने भेजा था? नीरो, मैं माफी चाहता हूँ। व्यक्ति, बस एक सही वजह बता दे जो तेरी करतूतों को सही साबित कर सके। नीरो सर झुकाते हुए, मैं प्यार करता हूँ निया से। व्यक्ति निया की तरफ देखते हुए, और तुम? निया इनकार में सर हिला देती है। माहौल कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है। विराज, रॉकी को आजाद करो। नीरो, नहीं, जब तक निया मेरी नहीं हो जाती मैं उस कमीने को आजाद नहीं करूंगा। विराज, नीरो का कॉलर पकड़ते हुए, देख, मुझे गुस्सा मत दिला। मैं चाहूँ ना तो पल भर में रॉकी को आजाद कर सकता हूँ, पर फिर वो तेरा क्या हासिल करेगा इसका तू अंदाजा भी नहीं लगा सकता। इसलिए जो बोल रहा हूँ वो मान ले। नीरो, तुझे जो करना है कर ले। वो रॉकी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक बार पहले भी उलझा था मुझसे, देखा, जिंदगी छीन ली मैंने उसकी। अब तो वो वैसे ही कुछ नहीं कर पाएगा। व्यक्ति, नीरो, उस लड़के की रूह को तू आजाद कर रहा है या मैं करूं? नीरो, आप भी इन लोगों का साथ देंगे? व्यक्ति, हाँ जल्दी बता, उस लड़के की रूह को तू आजाद कर रहा है? नीरो, पर। व्यक्ति, नीरो पर ध्यान नहीं देते हुए, लाओ उस बोतल को मेरे पास। नीरो, आपको मेरा साथ देना चाहिए, इन लोगों का नहीं। विराज बोतल ले आया। नीरो ने विराज से बोतल छीनने की कोशिश की पर कामयाब नहीं हो पाया। विराज ने बोतल सीधे उस व्यक्ति के हाथ में थमा दी। निया उन्हें रोकते हुए, रुकिए, इससे पहले कि आप रॉकी की रूह को आज़ाद कर दें, मैं आपसे कुछ जरूरी बातें जानना चाहती हूँ। व्यक्ति, हाँ क्यों नहीं, पूछो। निया, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे रॉकी को वापस लाया जा सकता है? मेरा मतलब है कि क्या उसे फिर से जिंदा, क्या ये मुमकिन है? व्यक्ति, हाँ, अगर उसका शरीर हो तो, चाहे थोड़ा छत बिछत भी हो तो भी उसे दोबारा जीवित करके ठीक किया जा सकता है। निया, और अगर उसका शरीर ना हो तो? व्यक्ति, तो ये मुमकिन नहीं। हम सब उस रूह की मदद करके उसे मुक्त करवा सकते हैं। निया, एक आखिरी सवाल। व्यक्ति, हाँ कहो। निया, मुझे अकेले में जानना है। व्यक्ति बाहर की तरफ इशारा करते हैं, ठीक है, आओ। निया उस व्यक्ति के साथ क्लास के बाहर चली गई। नीरो अब भी एक बेंच के किनारे पर सर झुकाए बैठा था। उसके चेहरे पर नाराजगी और गुस्सा था। अवनी, दानिश और विराज तीनों आसपास बैठ गए। दानिश ने विराज से उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहा। विराज ने सब कुछ बता दिया। अवनी ने विराज का हाथ थाम लिया। विराज ने उसे गले लगाया और दानिश से भी कुछ देर पहले के बर्ताव के लिए माफी मांगी। दानिश, कोई बात नहीं यार, पहले मुझे थोड़ा गुस्सा जरूर आया था, पर अवनी का तुझ पर भरोसा और प्यार देखकर समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। और जब अवनी ने जाते जाते मुझे समझाया तो मुझे यकीन हो गया कि वो सब इसी की चाल थी। विराज दानिश के गले लगते हुए, थैंक यू सो मच डैनी, तूने हमेशा साथ निभाया है यार। दानिश, वाह वाह, थैंक यू भी बोल रहा है और यार भी। नीरो मन ही मन, जितना प्यार, जितना भाईचारा बांटना है बांट लो, बस कुछ देर, फिर तुम्हें बताऊंगा नीरो की जिंदगी से खुशियां छीनने की क्या सजा है। विराज, अब भी कोई सजा बाकी है तो वो सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए है। अब भी वक्त है नीरव, सुधर जा, अपनी सारी गलती मान ले और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले। नीरव, माफ़ी? और मैं? कभी नहीं, ये गलत फहमी है तेरी। रहस्यमयी हंसी हंसते हुए, अभी तूने मुझे पूरी तरह से जाना ही कहाँ है। इससे पहले कि विराज कुछ सुन पाता या समझने की कोशिश करता, नीरो ने अवनी और दानिश को अपने वश में कर लिया। विराज गुस्से में, अगर तुझ में हिम्मत है तो सीधे मुझसे लड़ाई कर। नीरो, हिम्मत देखनी है तुझे मेरी? विराज, यूं दूसरों को अपने बस में करके मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने का तू हिम्मत करता है? ये हिम्मत नहीं, तेरी कायरता है, बुजदिल है तू। नीरो गुस्से में, चुप कर, मैं कायर नहीं हूँ, समझा? विराज, साबित कर, अगर तू कायर नहीं है तो सीधे मुझसे भिड़। नीरो, पहले तो तू अपने साथियों से निपट, अगर तू इनसे बच गया तो ही लड़ूंगा तुझसे। विराज मुस्कुरा दिया, क्योंकि अवनी और दानिश को होश में लाना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। एक ही पल में वो नीरो की शक्तियां बेअसर कर सकता था, पर उसने कुछ देर इंतजार किया और झूठा नाटक करने लगा।
विराज ने नीरो की नज़र बचाते हुए एक पल में ही अवनी और दानिश को नीरो के जादू से आज़ाद कर दिया और उन्हें एक आंख बिंक करते हुए नाटक जारी रखने के लिए समझा दिया। विराज चेहरे पर थोड़ा डर लाकर पीछे हटते हुए, अवनी रुको, दानिश प्लीज होश में आओ तुम दोनों। नीरो जोर जोर से हंसते हुए, ये मेरे गुलाम है विराज, ये दोनों दोनों अब तेरी बात नहीं सुनने वाले, बता अब क्या करेगा तू। दानिश और अवनी आगे बढ़ते रहे और विराज पीछे हटता रहा, पर कब तक। पीछे दीवार आ गई और विराज रुककर, अवनी और दानिश ने रुककर एक दूसरे को देखा। नीरव हंसते हुए, फंस गया अब तो, तुम दोनों किस्सा खत्म कर दो इसका। अवनी और दानिश आगे बढ़े और विराज एक बार फिर नाटक जारी रखते हुए चिल्लाकर दोनों को रोकने को कहता है। नीरव का बेतहासा हंसना जारी था। जैसे ही एक पल के लिए उसका ध्यान तीनों पर से हटा, उसे उनके हंसने की आवाज़ सुनाई दी। निया और वो व्यक्ति भी क्लास में आ गए। नीरो ने देखा कि अवनी, दानिश और विराज एक दूसरे को हाई फाई करते हुए नीरो पर हंस रहे थे। नीरो का पारा और चढ़ गया। वो उनकी तरफ बढ़ा, पर उस व्यक्ति की आवाज़ सुनकर रुक गया। व्यक्ति, बस नीरो रुक जा। विराज आगे आते हुए, ऐसी क्या बात थी निया जो तुम हमारे सामने नहीं कह सकी। निया, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही एक सवाल था मन में। निया अब भी कुछ सोच रही थी। उसके लिए फैसला लेना आसान था, पर वो रॉकी की रिएक्शंस को लेकर थोड़ा परेशान थी। व्यक्ति, हाँ तो नीरो, मन बदला तुम्हारा? मानते हो अपनी सारी गलतियां? अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहते हो? नीरो सर झुकाते हुए, मैं अब भी सिर्फ यही कहूँगा, आपको मेरा साथ देना चाहिए, ना कि इन सब का। व्यक्ति, मतलब तुम्हारा जवाब ना है। ठीक है, मैं इनकी मदद करूँगा। व्यक्ति ने एक उड़ती नज़र नीरो पर डाली और बोतल को निया के हाथ में थमा दिया। उन्होंने नीरो के मंत्रों को निष्क्रिय करके रॉकी की रूह को बोतल से आज़ाद कर दिया। रॉकी की रूह आज़ाद होते ही नीरो की तरफ बढ़ी, पर विराज और निया ने उसे रोक लिया। रॉकी, क्यों रोक रहे हो तुम दोनों मुझे? अब इसका अंत तय है। विराज ने रॉकी को गले लगाया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। रॉकी ने विराज के आंसू पोंछे और उसकी नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी। रॉकी धीमी आवाज, ये कौन है वीर? विराज ने रॉकी को उस इंसान के बारे में बताया, कैसे वो उन्हें मिला, कैसे बाद में उसने उनके बारे में जाना और नीरो ने उनकी बात क्यों मानी, सब कुछ। उस व्यक्ति के बारे में जानकर रॉकी शौक तो हुआ, पर ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसे यकीन था कि उसका भाई वीर उसे किसी भी कीमत पर कुछ नहीं होने देगा। रॉकी ने उस व्यक्ति को मदद करने के लिए थैंक यू कहा। व्यक्ति के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट तो आई, पर बेईमानी सी। उनकी आंखों में गुस्सा था और थोड़ी शर्म भी, क्योंकि सुबह होने को थी, इसलिए उन्होंने सबको अपने अपने घर जाने को कहा। निया और दानिश अपने अपने घर के लिए निकल गए और रॉकी और अवनी को विराज खुद अपने साथ ले गया। रॉकी निया के चेहरे पर एक अलग सी चमक और मुस्कुराहट देखकर खुश था, पर इस मुस्कुराहट का राज सिर्फ निया और वो व्यक्ति ही जानते थे। विराज और अवनी आराम से कुछ बातें कर सके, इसके लिए रॉकी ने एसी ऑन करवाया और खुद कार के ऊपर बैठ गया। रॉकी जानबूझकर विराज के पास चिल्लाते हुए, मुझे अब तुम दोनों की आवाज़ नहीं आएगी, तुम आराम से बातें कर लो। विराज रॉकी की इस हरकत पर हंस दिया। अवनी ने जब उससे हंसने की वजह पूछी, तो विराज ने उसका हाथ थामकर उसकी उंगलियों को चूम लिया। उधर नीरो विराज के इस आखिरी दांव से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि उस व्यक्ति ने उसका साथ जो नहीं दिया था। व्यक्ति कार चलाते हुए, क्या सोच रहा है? नीरव कड़वी हंसी हंसते हुए, अब सोचना क्या है? व्यक्ति, तो क्या मुझसे नाराज है? नीरव, बिल्कुल नहीं, मैं समझ गया हूँ कि मैं ही पागल था जो आपसे मेरा साथ देने की उम्मीद कर बैठा। व्यक्ति धीमी आवाज में, मैं गलत का साथ नहीं देता। नीरव, आपसे तो साथ की ही उम्मीद नहीं है अब, फिर चाहे वो सही के लिए हो या फिर गलत के लिए। बचपन से लेकर अब तक आपने कौन सा मेरा साथ दिया था कभी जो अब देंगे बाबा? विराज चाहता था कि अवनी उसके साथ ही कॉलेज जाए, पर अवनी ने विराज से घर ड्रॉप करने को कह दिया। विराज, मेरे साथ ही चल जाओ ना। अवनी, नहीं वीर, डैड से सुबह आने को कह दिया था, अभी जाना होगा, मैं खुद से आ जाऊंगी कॉलेज, डोंट वरी। वैसे भी अभी नीरो का तो कोई टेंशन नहीं है, सो जस्ट रिलैक्स। कुछ रुक कर अच्छा किया तुमने सारांश जी को यहाँ बुला लिया, वरना आज नीरो को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता। विराज,
तुम उस बारे में परेशान मत हो। मेरे रहते नीरो तो क्या हवा भी तुम्हें और रॉकी को छूने का गुनाह तक नहीं कर सकती। अवनी, इतनी बड़ी बड़ी बातें, हंसते हुए। चलो अब कार रोको, घर आ गया है मेरा। विराज सोचते हुए, इतना जल्दी कैसे आ गया घर। अवनी हंसते हुए, ध्यान तो तुम्हारा मुझ पर और बातों पर था, कैसे पता चलेगा कि घर कब आ गया। विराज अपने लफ्जों पर जोर देते हुए, तुम मेरा दिमाग कैसे पढ़ रही हो। अवनी कार से उतरते हुए, सोचते रहो, कॉलेज में मिलते हैं, बाय बाय। विराज, मैं इंतजार करूंगा, बाय। अवनी घर में चली गई और विराज ने गाड़ी अपने घर की तरफ मोड़ ली। रॉकी विराज को छेड़ने लगा और विराज ने उसे डांट कर चुप करवा दिया। उधर सारांश जी नीरो को समझाने की कोशिश में लगे हुए थे, पर नीरो अपनी जिद पर जैसे अड़ ही गया था। नीरो, आप विराज के कहने पर यहाँ आ गए। सारांश जी, आना पड़ा मुझे तेरी गलती सुधारने। नीरो गुस्से में, मैंने कोई गलती नहीं की। सारांश जी, उस लड़के का कोई कसूर नहीं था जिसकी तूने बेवजह जान ली। उस लड़की का कोई कसूर नहीं था जिसके प्यार को तूने छीन लिया। उन दोनों का भी कोई कसूर नहीं था जिन्हें तूने अपने बस में करके अपनों से दूर करने की कोशिश की। अब भी यही कहेगा कि तेरी कोई गलती नहीं है। नीरव, हाँ, कुछ गलत नहीं किया मैंने। मैं प्यार करता हूँ निया से। रॉकी बीच में आया। मैंने उसे समझाया था कि हमारे बीच में से हट जाए, पर वो नहीं माना, तो फिर मुझे उसे अपने रास्ते से हटाना पड़ा। रही बात विराज और अवनी की, विराज बेमतलब उलझ रहा था, इसलिए मैंने उसे सजा दी। सारांश, और अवनी, उसकी क्या गलती थी? उसे क्यों परेशान किया तूने? नीरो, विराज को सबक सिखाने के लिए। वो मुझे निया से दूर करने में जुटा था। सारांश, बस कर नीरो, बहुत गलत कर लिया तूने, पर अब और नहीं। नीरो, बस बाबा, मुझे पता है आप मेरा साथ नहीं देंगे। बचपन से ही आपने मेरा साथ नहीं दिया, अब तो मुझे वैसे ही कोई उम्मीद नहीं है आपसे। सारांश जी शब्दों पर जोर देते हुए, नीरो, तू जानता है कि मैं गलत का साथ नहीं देता। नीरो चिल्लाते, मैं गलत नहीं हूँ बाबा। सारांश जी गुस्से में, आवाज नीचे रखकर बात कर मुझसे। तू गलत ही है, इसलिए कभी तुझे अपनी शक्तियां नहीं सिखाई मैंने, इसलिए कभी तेरा साथ नहीं दिया मैंने, समझा तू? नीरव अपने कमरे में जाते हुए, रहने दीजिए बाबा, मैं कॉलेज के लिए तैयार होने जा रहा हूँ। सारांश, तू कहीं नहीं जा रहा, आज शाम की ट्रेन से हम वापस घर जा रहे हैं। नीरव, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं निया के ही साथ रहूंगा। सारांश जी, निया के साथ तो तू कभी नहीं रह सकता। निया हमेशा के लिए रॉकी की ही रहेगी। नीरो, मैं समझा नहीं। सारांश जी ने नीरो को निया से की गई बात के बारे में बताया, जिसे सुनकर नीरो के रहे सहे होश भी गुम हो गए। कभी वो सामने लगे शीशे में खुद को देखता, तो कभी अपने बाबा को। ठीक वक्त पर विराज कॉलेज पहुंच गया और अवनी का इंतजार करने लगा। आज उसने बंद पड़ी क्लास का दरवाजा खोल दिया था। राघव ने जब उसे ऐसा करता देखा तो दौड़कर उसके पास गया। राघव विराज को रोकने की कोशिश करते हुए, ये क्या कर रहा है, ऐसा मत कर। विराज राघव के कंधे पर हाथ रखते हुए, टेंशन मत ले, अब सब ठीक है। राघव कुछ समझ नहीं पाया और ना ही विराज ने उसे ज्यादा कुछ सोचने का मौका दिया। वो उसका हाथ पकड़कर उसे क्लास में ले आया। राघव डरते डरते विराज के साथ अंदर आया। सच में वहां सब कुछ एकदम साधारण सा था। वो दोनों वापस अपनी क्लास में आ गए। राघव अवनी के साथ कुछ बात बनी। विराज मुस्कुराकर उस हसीन पल को याद करते हुए, जब अवनी ने उसे अपने दिल की बात कही थी। हाँ, सब बात बन गई। राघव, सच्ची? अरे वाह, बधाइयाँ जी बधाइयाँ। विराज हंस दिया और राघव भी। तब तक अवनी और निया भी क्लास में आ गई। विराज निया से कुछ बात करना चाहता था, पर लेक्चर स्टार्ट हो जाने की वजह से उसे रुकना पड़ा। आज काफी समय बाद सभी पूरे ध्यान से लेक्चरर की बात सुन रहे थे। सबसे खास बात तो ये थी कि रॉकी भी क्लास में था। क्लास पूरी होने के बाद निया कैंटीन की तरफ जाने लगी, पर विराज ने उसे रोक दिया। रॉकी को उसके घर भेज दिया गया था। अवनी भी विराज के साथ ही थी, तो वो भी निया की तरफ चल दी। विराज, मैं दानिश को भेज दूंगा 6 बजे, वो तुम्हें मेरे घर ले आएगा, और अवनी को क्लास के बाद मैं अपने साथ ले आऊँगा, ठीक है? निया, हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विराज ने अवनी की तरफ देखा। अवनी ने भी उसे मौन सहमति दे दी। निया दोबारा कैंटीन की तरफ जाने के लिए पलट गई। विराज कुछ सोचते हुए, निया रुको जरा। निया पलटते हुए, हाँ कहो। विराज, क्या सच में तुम ऐसा करने वाली हो? निया, क्या? विराज, वही जो तुमने सर, मेरा मतलब है कि नीरो के बाबा से जानना चाहा था। निया चौंकते हुए, तुम्हें कैसे पता उस बारे में?
विराज वो सब छोड़ो, मुझे बस ये जानना है कि क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? निया हाँ। कुछ रुक कर विराज विराज हाँ। निया रॉकी को अभी कुछ बताना मत। विराज ठीक है। अवनी बस खड़े खड़े विराज और निया की बातें सुन रही थी। हालांकि उसे कुछ समझ नहीं आया, पर उसकी समझने की कोशिश जारी थी। निया के वहां से जाते ही विराज का हाथ पकड़कर उसे पार्किंग में ले आई। विराज अवनी को अपने करीब खींचते हुए, क्या हुआ? मुझे यहाँ क्यों लाई हो? क्या इरादा है? अवनी विराज को हल्का सा धक्का देती हुई, वीर फिलहाल तो कोई इरादा नहीं है। तुम और निया किस बारे में बात कर रहे थे? विराज निया हमेशा के लिए रॉकी के साथ रहना चाहती है। अवनी क्या? विराज इतना क्या चौंक रही हो? क्या तुम हमेशा के लिए मेरे साथ नहीं रहना चाहती? अवनी रहूंगी मैं, पर वीर हमारी बात अलग है और निया और रॉकी की बात अलग है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? विराज ऐसा मुमकिन है, तभी तो निया से बात की है मैंने। अवनी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। विराज अवनी का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठाते हुए, शांत, मैं समझाता हूँ। विराज ने अवनी को पूरी बात बताई, जिसे सुनकर अवनी भी शॉक्ड रह गई। अवनी विराज के गले लगते हुए, रॉकी सच में बहुत किस्मत वाला है वीर, जो उसे निया जैसी चाहने वाली मिली। विराज अच्छा जी, और मैं? अवनी सच बताऊं? विराज एक्साइटेड होते हुए, हाँ प्लीज। अवनी विराज का चेहरा अपने करीब लाते हुए, तुम ना? विराज मैं। अवनी तुम पागल हो। अवनी ने इतना कहा और वहां से भाग गई। विराज एक पल को गुस्सा हुआ, पर फिर मुस्कुरा दिया। ठीक वक्त पर सब विराज के घर पहुंच चुके थे। निया, दानिश, अवनी, सारांश जी, खुद विराज और रॉकी। नीरो नहीं आया था, क्योंकि उसे सच जानने के बाद अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो निया को दूर जाते नहीं देख सकता था। इसलिए उसने घर जाने की तैयारी शुरू कर दी और खुद को पैकिंग में उलझा लिया। सारांश जी अपना सारा सामान ले आए थे। बाकी बची तैयारियां विराज ने अवनी और दानिश के साथ मिलकर पूरी कर दी। सारांश जी जैसा कहा था काम हो गया ना? विराज जी हाँ, हवन की सारी तैयारी कर दी गई है। आपकी ज़रूरत का सारा सामान उसी के पास रख दिया है। आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता दीजिए। सारांश जी सामान देखते हुए, नहीं ठीक है, सब कुछ मौजूद है यहाँ। घड़ी देखते हुए, बस आधे घंटे में हवन शुरू करेंगे, तब तक आप एक आखिरी बार उनसे बात कर सकते हो। विराज के लिए रॉकी की रूह का मुक्त हो जाना जितनी खुशी की बात थी, उससे ज़्यादा गम इस बात का भी था कि अब रॉकी उसके साथ नहीं होगा। अवनी विराज को संभालते हुए, इट्स ओके वीर, आखिर एक ना एक दिन तो रॉकी को जाना ही था। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि उसकी रूह अब मुक्त हो जाएगी। और एक बात, ना वो अकेला है और ना तुम। विराज ने अवनी को कसकर गले लगा लिया और रोने लगा। रॉकी उसके पास आकर बैठ गया। रॉकी सॉरी अरबी, तुझे ऐसे छोड़कर जा रहा हूँ, पर हाँ, अवनी तेरा अच्छे से ख्याल रखेगी, मुझे पूरा विश्वास है इस पर। ऐसे रोते रोते बहती नाक के साथ विदा करेगा क्या मुझे? विराज रॉकी के लिपट गया। उसका रोना कुछ कम हुआ। अवनी और दानिश की आंखें भी नम हो गई थी। तब तक सारांश जी ने उन्हें बुला लिया। रॉकी विराज के आंसू पोंछते हुए, बस वीर, आज के बाद तेरी आंखें कभी नम नहीं होनी चाहिए, वादा कर। रॉकी ने विराज की तरफ हाथ बढ़ाया और विराज ने उसे थाम लिया। रॉकी एक बार फिर विराज के गले लग गया। रॉकी अवनी से, मेरी जान का ख्याल रखना। अवनी रॉकी को यकीन दिलाते हुए, खुद से भी ज्यादा। सभी दूसरे रूम में आ गए, जहाँ सारांश जी उनका इंतजार कर रहे थे। निया पहले से ही उनके पास बैठी थी। विराज अब भी थोड़ा परेशान था। हवन शुरू हो गया। सारांश जी मंत्र पढ़ते रहे। दानिश हाथ जोड़कर बैठा था। अवनी विराज के पास बैठी थी, उसके हाथ थामे हुए, और रॉकी निया के पास, ये सोचकर कि यह आखिरी बार है। सारांश जी ने निया को देखा। निया का जवाब अब भी हाँ था। सारांश जी, निया बेटा, तुम्हारे हमेशा हमेशा के लिए रॉकी के साथ मुक्त हो जाने के फैसले की बहुत कद्र करता हूँ मैं, पर क्या तुम आखिरी बार दोबारा सोचना चाहोगी? निया मुस्कुराकर रॉकी का हाथ थामते हुए, मेरे परिवार में कोई नहीं है अंकल, रॉकी ही सब कुछ है मेरा। मैंने ये फैसला सोच समझ कर लिया है। रॉकी चौंक गया। उसने विराज को देखा। विराज के चेहरे के भाव से वो समझ गया कि विराज ये बात जानता था। उसने निया को समझाने की कोशिश की, पर निया का फैसला अटल था। उसने विराज से उसकी रजा जाननी चाहिए। विराज ने भी सर हिलाकर मंजूरी दे दी। रॉकी ने मान लिया। सारांश जी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके रॉकी की अस्थियां एक कलश में डाल दी
और सबकी सहमति से निया ने भी अपना शरीर छोड़ दिया और उसकी रूह को भी रॉकी की रूह के साथ मुक्ति मिल गई। ऑनी ने विराज को संभाला। उसने निया और रॉकी की अस्थियां एक गमले में डाल दी जिसमें गुलाब का एक छोटा सा पौधा लगाया हुआ था। जैसा कि विराज ने रॉकी को वादा किया था, उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आए और ऑनी ने भी रॉकी को किए वादे को पूरी तरह निभाया और हर कदम पर, हर मोड़ पर विराज का साथ दिया। अपनी मुक्ति की सबसे ज्यादा खुशी रॉकी और निया को थी। आखिर उन्होंने एक दूसरे से हर हाल में साथ देने के वादे को पूरा किया था, जिंदा रहने तक भी और मरने के बाद भी। उनके इश्क ने उनकी रूह को सुकून जो पहुंचाया था। रूहानी इश्क, ये कहानी अब यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबने हमारी कहानियों को सुनकर अपना बहुत सारा स्नेह लुटाया है। आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट को पढ़कर मुझे बहुत हौसला मिलता है। आप लोग इसी तरह से प्यार बनाए रखिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।